हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके टिफर एग्ज़ाम से पहले मैं मिनिमम 7 साल का तो क्वेश्चन आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो आज सुबह में मॉर्निंग में आपको 2021 का वीडियो मिल चुका होगा जो कि 11 to 15 तक था। अब हम लोग 2020 के वीडियोस की तरफ मूव करते हैं, 2020 बायोलॉजी पार्ट को देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने आपको 2023, 2022, 2021 एंड 2020 मतलब 21 तक हमने आपको 3 साल का बायोलॉजी का वीडियो मैंने दे दिया है। और 2010 से 2023 तक का आपके पास जनरल साइंस की वीडियो है। मतलब उधर से आपका कितना है अभी तक। हम अगर आप इस चैनल पे हो तो इस चैनल के थ्रू आपको 20+20 40 नंबर का वीडियो आपको दिया जा रहा है। और टिफर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो अगर आप 30-32 भी क्रॉस कर जाते हो तो आप आराम से टिफर क्वालिफाई कर ले जाते हो। मतलब अगर आपका 30 के लगभग नंबर आ रहे होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए टिफर बुला लेता है। तो देखिए ये चैनल आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, बट आप नहीं सपोर्ट करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो। तो अब आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। 2020 का बायोलॉजी का वीडियो है। इस पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अगर आपको डिफिनीशन पता है तो आप बता सकते हो। यहाँ पे लिखा है ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है। इन्होंने आगे कहानी दे रखी है, बस अगर आपको ये पता हो कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ओशन ओशन एसिडिफिकेशन जो होती है उसका मतलब होता है रिडक्शन रिडक्शन इन द पीएच इन द pH of the ओशन ठीक, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। लिखा हुआ है कि ओशन एसिडिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ पीएच। रिडक्शन ऑफ पीएच का क्या मतलब है, थोड़ा आओ इसको भी हम थोड़ा इलोबरेट करते हैं। अगर आपको पीएच का फार्मूला पता है तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस का लॉग एच प्लस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस। मतलब अगर हमें एच प्लस मिलता रहे, अगर हम एच प्लस को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होता है, पीएच डिक्रीज होता है। तो अगर हम कहें कि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है मतलब ओशन के पीएच डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस पानी में क्या हो रहा है, एच प्लस इंक्रीज हो रहा है। अब चलो हम एच प्लस इंक्रीज करने की बात करते हैं, कहाँ से होता है। बाकी इनकी कहानी पढ़ लो क्योंकि अदर जगह कहीं ये यूज हो सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन इज अ मल्टीपल कंसिक्वेंसेस ऑन द मेराइन लाइफ इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग अवेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। एक तो मजे की बात है कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कार्बोनेट का रिड्यूस हो रहा है, कार्बोनेट फॉर द स्केलेटन फॉर्मेशन ऑफ द ओशन ऑर्गेनिज्म, रिड्यूसिंग द कोरल ब्लीचिंग इज आल्सो द effect of the ocean acidification and other impact। इसमें उन्होंने मेजर ड्राइवर पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन्होंने लिखा पहला इंक्रीज ओजोन। ओजोन का मतलब होता है, ओजोन जो होती है O3 होती है, ठीक। एंड रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ओजोन को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो ओजोन को अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो रिलीज द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अगर हम यहाँ पे पहली बात, इसमें अगर ओजोन को हम रिएक्शन कराएं तो हमें हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना। एक O2 चला जाएगा, एक और O है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2H2O चला जाएगा। ओके, 2H2O, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 4 5, 2 2 4 प्लस एक O फ्री रेडिकल जाएगा।
तो ये जाएगा ना कि यहाँ पे कहीं पे आपको हाइड्रोजन मिला, नहीं मिला ना, तो ये तो आपका होने से रहा पहला आंसर। इंक्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन विच ब्रेक्स डाउन इन वाटर। प्लास्टिक पॉल्यूशन से पीएच का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज CO2, ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि CO2 मैंने दिया, CO2 रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, जब भी CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यह आपका कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3 देता है, और कार्बोनिक एसिड फर्दर जो होती है वह बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन देती है। और अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे CO2 इंक्रीज करते चले जाओगे वैसे वैसे H+ आयन इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे H+ आयन इंक्रीज होगा पीएच आपका डिक्रीज होगा, और दैट इज अ रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीज CO2 दैट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड देम कार्बन बाइकार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, पढ़ना था, पढ़ सकते हो। रिडक्शन इन द मेराइन लाइफ विथ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द अमोनिया वेस्टेज। ये नहीं है आंसर, ठीक। चलिए, इसको, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको याद, एक अगर कंसेप्ट आपको याद है, अगर आपने मेरी वीडियोस कोई भी देखे होंगे तो इसका आपको याद होगा। इन्होंने पूछा है कि गैमीट वेरिएबिलिटी दिया है, इन्होंने एक कंडीशन दिया कि एफ एलील असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। मज़े की बात है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एलील असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली का मतलब है मेंडल्स का लॉ फॉलो हो रहा, मेंडल्स के द्वारा फॉलो हो रहा, कोई भी लिंकेज यहाँ पे नहीं पाया गया है। बट अगर आपका मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है तो नंबर ऑफ गैमीट का आपके पास क्या होगा? आपके पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ गैमीट्स का, 2n, जहाँ पे आपका n जो है वो क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई A और A है तो यहाँ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लिख दो, एलील छोड़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, ठीक है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, अगर हम A और A की बात करेंगे दैट इज अ होमोजाइगस, बट अगर हम यहीं पे कैपिटल A स्मॉल a की बात करेंगे दैट इज अ हेट्रोजाइगस। देखो, एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन के लिए क्या है कि अगर हेट्रोजाइगस होगा तो ज़्यादा गैमीट बनेगा, होमोजाइगस होगा तो कम होगा। देखो कैसे, अगर हम होमोजाइगस से गैमीट बनाते हैं तो एक यही गैमीट बनेगा, सिंगल टाइप ऑफ गैमीट बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम इससे बनाते हैं तो दो तरीके का गैमीट बनेगा, एक में कैपिटल ए जाएगा, एक में स्मॉल ए जाएगा, करेक्ट। तो मतलब क्या है कि होमोजाइगस में एक टाइप की, लेकिन हेट्रोजाइगस में दो टाइप की गैमीट बन रही है। हेट्रोजाइगस होने पे गैमीट का नंबर बढ़ता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो 2n होता है, अगर n क्या है? हमारा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। इस कंडीशन में देखो कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब क्या है कि इसमें यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। PP तो होमोजाइगस है, ये आपका हेट्रोजाइगस है और ये आपका हेट्रोजाइगस है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ गैमीट कितना होगा? 2n इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 8। आप चाहो तो ये ना भी करो तब भी चल जाएगा, बट हम आपको एडवाइस देंगे ऐसे क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये लिखो 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, क्योंकि CSIR के एग्जाम में आपको प्रॉफिट होगा अगर कैलकुलेटर नहीं दिया गया तो। इस कंडीशन में देखो, एक यहाँ पे है, ये P और P, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। मतलब क्या है? n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16। तो यहाँ पे 16 टाइप के गैमीट बनेंगे। इस कंडीशन में देखोगे तो 1 2 3, यहाँ भी n⁻3 है, अगर n⁻3 है तो 8 ही बनेगा। तो यहाँ पे भी चाहो तो लिख लो 2n इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 8। इस कंडीशन में सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है, तो अगर n 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 इक्वल टू 2। अगर आपको ये भी नहीं याद रखना हो, अगर आपको यहाँ पे भी ना जाना हो, बहुत ही ज़्यादा क्विक आंसर में देना हो,
तो जिसका n सबसे ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा हेट्रोजाइगस है। तो 16 इज अ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन एंड द बी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो जीनोटाइप है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर द genotype which produce the highest variability of या highest variable gamete, maximum gamete, ये आपका बी ऑप्शन बनाएगा। चलो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और समझने की तुम्हें ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। हमने किसी न किसी बायोलॉजी की वीडियो में इस बात को समझा रखा है पहले ही, पर आज हम इसको रिपीट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हम आपसे बोल रहे, अगर आप हमारे सारे वीडियो को छान मारते हो तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पीसीआर के 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स होता है जिसे हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 94 डिग्री सी होता है। और याद रखना कि पीसीआर में जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि थर्मस एक्यूटिकस से लिया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो हमारा डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन के बाद जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं एनेलिंग। और एनेलिंग के लिए आपका वेरिएशन करता है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक। और इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन जो होती है उसके लिए 72 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनेलिंग क्या होता है इसको समझो। एनेलिंग का मतलब होता है आपका, देखो एनेलिंग का मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर विद द डीएनए स्ट्रैंड। देखो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये आपका मान लो कि डीएनए है, इस डीएनए को आपने 94 डिग्री सी पे रखा तो ये डीएनए कुछ इस तरह से सेपरेट हो गया। अब इस डीएनए को सेपरेट होने के बाद कुछ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम के लेवल पे सेपरेट हो गया। अब इस डीएनए पे आपको प्राइमर बाइंड कराना है। ठीक है, तो प्राइमर बाइंड आपको कुछ इस तरह से कराना है यहाँ पे, और इधर से आपको यहाँ पे कराना है। ये जो प्राइमर बाइंड हमने कराया दैट बाइंडिंग इज कॉल्ड एनेलिंग। और इस बाइंडिंग के लिए आपका प्राइमर मतलब इस बाइंडिंग के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, और ये बाइंडिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और जो टेम्परेचर होती है एनेलिंग में उसमें भी एक पॉइंट होता है कि ये टेम्परेचर डिपेंड किस पे करता है। ये टेम्परेचर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ प्राइमर पे। किस पे करता है? लेंथ ऑफ प्राइमर पे। मतलब प्राइमर लेंथ पे आपका एनेलिंग डिपेंड करता है, और दूसरा प्राइमर के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ द प्राइमर। अगर प्राइमर में जीसी कंटेंट ज़्यादा हो, जीसी कंटेंट अगर ज़्यादा हो तो मतलब जीसी कंटेंट ज़्यादा होने पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एनेलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइम मतलब अगर प्राइमर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तभी वो प्राइमर के एनेलिंग टेम्परेचर को अफेक्ट करेगी। लेकिन इनमें ऑप्शन में इन्होंने दिया था प्राइमर लेंथ, दैट इज करेक्ट, दैट definitely affect the annealing temperature of the primer. Secondary structure of the primer, this is also affect the annealing temperature of the primer, and the GC content of the primer, that is definitely affect the annealing temperature. But deoxy DNTP जो आपका DNTP है वह आपका DNTP कंसंट्रेशन प्राइमर के एनेलिंग के टेम्परेचर पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। तो DNTP जो है ये अफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये जो होता है DNTP यह सबस्ट्रेट होता है इसके फर्दर इलोंगेशन का। तो ये जो DNTP का कंसंट्रेशन है वो इलोंगेशन के पार्ट में आता है, ना कि
एनिलिंग के पार्ट में। तो एनिलिंग के पार्ट में जो है प्राइमर मेन प्ले रोल करता है, मतलब उस एनिलिंग के समय जो प्राइमर है उसका रोल मेन है। दैट इज द रीजन कि वो प्राइमर लेंथ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और जीसी कंटेंट पे डिपेंड होगा, ना कि डीएनटीपी या क्या कहते हैं उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि हमारा ईंटा होता है किसी भी घर का। तो ईंटा जो होता है वो हमारे डीएनए के फॉर्मेशन में जो डीएनटीपी होती है वो ईंटे की तरह बिहेव करती है, और ईंटे की तरह जो ईंटा है उसका काम ना यहाँ पे नहीं है, उसका काम किस में है, एक्सटेंशन में है, ना कि एनलिंग में है। तो याद रखिएगा कि एनलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 50 to 60 होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है प्राइमर लेंथ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमर और जीसी कंटेंट। एक हम आपको और यहाँ पे चीज़ दे दी, एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और मेल्टिंग टेम्परेचर जो होती है एनलिंग टेम्परेचर से 5 कम होती है। मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो जो आए, सॉरी एनलिंग टेम्परेचर में से आप 5 माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यू स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया टीआरएनए एंटीकोडॉन और रिकॉग्नाइज बाय द 2 न्यूक्लियोटाइड। देखो 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड का नहीं बना है। हमारे हम लोगों में 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है, बट यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड का है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे दिया है 120 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग कोडिंग डीएनए है। ध्यान देना, कोडिंग डीएनए के अंदर जो होती है दो चीज़ें होती है। कोडिंग डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अलावा जो कि प्रोटीन को कोड करेंगे, उसके अलावा स्टॉप कोडॉन के भी कोड होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। और अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का तुम्हारा 2 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, मतलब 2 ही न्यूक्लियोटाइड इसमें भी होगा स्टॉप कोडॉन में। और टोटल जो टोटल न्यूक्लियोटाइड जो कि प्रोटीन बनाएगा उसकी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 120 माइनस 2 मीन्स 118। 118 न्यूक्लियोटाइड जो है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम जो होती है डीएनए का, जो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे दैट इज कॉल्ड एन ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम का जो शुरू है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर है तो यहाँ पे जो होती है स्टॉप कोडॉन भी इसी में साथ होता है। तो अगर हमें अमाइनो एसिड की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, यह स्टॉप कोडॉन कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। दैट इज द रीज़न कि स्टॉप कोडॉन को जितने भी न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, नॉर्मल कंडीशन में 3 होता है, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं जितना न्यूक्लियोटाइड कोडिंग डीएनए में होता है। अब टोटल 118 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है, और यहाँ पे बोला गया है कि 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करती है। अगर हम ये हमारा 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करती है तो एक न्यूक्लियोटाइड कितने को कोड करेगी, 1/2 अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पे कितना है हमारा 118, तो 118 न्यूक्लियोटाइड कितने को कोड करेगी, 1/2 इंटू 118, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 9 2 जा 18, तो 59 आपका क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम अमाइनो एसिड को 1 अमाइनो एसिड 2 को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा। यहीं पे अगर अमाइनो एसिड 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा, यहाँ पे 2 बन रहा। अगर अमाइनो एसिड हम 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा, और इसके बाद अगर हम अमाइनो एसिड 5 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा। तो कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑलवेज 1 लेस देन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होता है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है वो n-1 होती है, जहाँ पे n क्या है, n होता है हमारा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जितना अमाइनो एसिड है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस कंडीशन में अमाइनो एसिड हमारे पास है 59, तो 1 लेस मतलब 58 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो 59 इज एन अमाइनो एसिड और 58 इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दैट इज आल्सो द 2 इजी क्वेश्चन, क्योंकि अभी आज सुबह जिन्होंने वीडियो देखा है उनको पता है, उनको मैंने बहुत ही प्यार से समझाया है कि मियोसिस में क्या होता है। हमारा मियोसिस के अंदर हमारा एक सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 फेज से गुजरते हुए यह
हेप्लॉइड एक हमें क्या देते हैं, जर्म सेल्स देते हैं। ये मैंने सुबह ही समझाया है मियोसिस में, मियोसिस और माइटोसिस में। तो एक जो सेल होती है वो टोटल 4 सेल्स बनाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 है ये 4 डॉटर सेल बने। क्या बना हमारा, 4 डॉटर सेल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2n है, यहाँ पे n है, तो ये डिप्लॉयड है, ये हेप्लॉयड है, 2 से सीधे n हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो गया। तो क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। तो क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे हाफ हो गया। तीसरा आपको मैंने बताया है कि क्रोमोजोम जो मतलब जो मियोसिस में जो सेल पार्टिसिपेट करती है जर्म सेल्स, वो दो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड से क्रॉस होते हुए वो हमारा जर्म सेल्स बनाती है। और मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके अंदर जो इंटरफेज होता है, उस इंटरफेज में हमारा डीएनए रिप्लिकेशन होता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड के अंदर जो इंटरफेज है वो अब्सेंट होती है और वहाँ पे सीधे प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट होती है। और अगर हम मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न ना हो। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज की बात करें, हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, तो इस प्रोफेज फर्स्ट में आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग पाया जाता है। क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग। तो याद रखिएगा कि आपका कहाँ कहाँ पे क्या क्या खास बात है। खास बात है कि अगर आप मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस एक तो जर्म सेल्स में होता है, पहला खास बात है। दूसरा खास बात है कि मियोसिस में डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनता है, मतलब आपका क्या है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। तीसरा खास बात क्या है कि यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। ठीक है, ये बातें सब सही है। अब गलत क्या मतलब क्या नहीं होता है, मियोसिस फर्स्ट में आपका एक बार रिप्लिकेशन होता है, दूसरी बार में रिप्लिकेशन नहीं होता है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मियोसिस। यहाँ पे लिखा है 2 राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स, यही गलत है क्योंकि 2 राउंड नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड का जो इंटरफेज है वो एब्सेंट होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यह भी। द रिसेंट ऑल इंडिया टाइगर सेंसस काउंटेड ऑल इंडिविजुअल अबव। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ध्यान से देखो। ऑल इंडिविजुअल अबव द एज 1 ईयर एज एन अडल्ट। ठीक है, अर्लियर एस्टिमेट 4 ईयर एगो इंक्लूडेड ऑल इंडिविजुअल अबव द एज 1.5। इन्होंने क्या कहा है, above the age 1.5 year. Given this information alone, can these two estimate to compare? पहली बात, यहाँ पे 4 साल पहले और अभी की बात हो रही है, और जो पॉपुलेशन होती है वो 4 साल पहले और अभी डेफिनेटली 2 अलग अलग पॉपुलेशन है, और हम कभी भी 2 डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन है। 4 साल पहले की पॉपुलेशन और 4 साल अभी की पॉपुलेशन की बात हो रही है, और वी विल नॉट कंपेयर द 2 डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, नो, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग डिफरेंट सेट ऑफ टाइगर्स इन पॉपुलेशन। तो डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन टाइगर्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक 4 साल पहले और एक अभी का, तो दैट इज अ नो। वैसे अगर आप बाकी ऑप्शन पढ़ोगे, पहला ऑप्शन है यस, बिकॉज द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज इन द टाइगर हैज डिक्रीज ड्यू टू द पॉल्यूशन। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज आपका डिक्रीज हो जाए पॉल्यूशन के कंट्रोल में, आपने किसी भी पेपर में तक नहीं पढ़ा होगा। दूसरा यस, बिकॉज दीज आर रेंडम सैंपल एट द होल पॉपुलेशन। यहाँ पे इन्होंने देखो हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, उतना ही सोचना है जितना क्वेश्चन बोले।
यहाँ पे अगर आप होल पॉपुलेशन कंसीडर करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। और टाइगर जो होती है डाई भी नहीं होती है 1 से 1.5 के बीच में, तो ये तो यहाँ पे तो ये गलत ही है, ठीक। तो करेक्ट आंसर है नो, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग डिफरेंट सेट ऑफ टाइगर्स इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार बात है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, मे बी आपका कुछ जैसे ये गेट एग्ज़ाम है उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे लिखा है डॉग्स आर जेनेटिकली वेरी क्लोज टू वुल्फ्स। तो याद रखिएगा कि डॉग्स और वुल्फ्स के कॉमन एंसेस्टर एक थे, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। इट ऑल वुल्फ्स लुक सिमिलर, ठीक है। ब्रीड ऑफ द डॉग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। कुत्ता आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सबसे बड़ी बात, जब डॉग्स और वुल्फ है वो जो सेपरेट हुए थे अपने कॉमन एंसेस्टर से, तो उसके बाद डॉग्स के साथ कहानी क्या हुआ, डॉग्स चले गए किसमें, डोमेस्टिकेशन के अंदर। डॉग्स किसमें चले गए, डोमेस्टिकेशन में। डोमेस्टिकेशन का अंदर क्या है कि ये इंसानों के इन्फ्लुएंस में आ गए, और जब ये इंसानों के इन्फ्लुएंस में आए तो एक इनका हो गया आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, क्योंकि हम लोग प्लांट को तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा ही रहे थे, तो अब हमें डॉग्स भी मिल गया, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में डाल दिया। और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराने लगे, जिससे कि हमें डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स मिल गई डॉग्स की। मान लो कि हमने ब्रीडिंग कैसे कराई है, लॉन्ग लेग शॉर्ट, मतलब लॉन्ग बॉडी शॉर्ट लेग, शॉर्ट बॉडी लॉन्ग लेग। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के हम लोगों ने ब्रीडिंग कराई, और इस ब्रीडिंग का आउटपुट है कि डॉग्स जो होती है वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई देती है। दूसरा एक चीज़ हुआ, वो क्या हो गया, हम इसमें इन ब्रीडिंग भी पाया गया। क्या हो गया हमारा, इन ब्रीडिंग भी पाया गया। तो ये दो रीज़न हैं जिस रीज़न से हमें डॉग्स अलग दिखाई देते हैं। तो डिफरेंट डॉग जो है वो क्रिएट ही करी गई थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इनब्रीडिंग से। तो द करेक्ट आंसर है कि डिफरेंट डॉग ब्रीड्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इनब्रीडिंग। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि बैम H1 और बीजी थर्ड से डाइजेस्ट करा है वेक्टर को, मतलब बैम H1 से डीएनए को डाइजेस्ट करा है, डीएनए फ्रेगमेंट को, और वेक्टर को डाइजेस्ट करा है बीजी से। तो पहले अगर हम बैम H1 की बात करें तो बैम H1 की बात हो रही है GGATC, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, GGATC और C, ये हो गया तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट। और वेक्टर की बात हो रही है, वो है आपका AGATCT, मतलब हो गया है आपका AGATCT। अब इनकी कहानी जो है वो कहानी में कुछ ये बताया है कि द क्लोनिंग वाज सक्सेसफुल, क्लोनिंग सक्सेसफुल हो गया। क्लोनिंग तभी सक्सेसफुल हो सकता है, मान लो कि वेक्टर जो है मैंने ये बनाया, और वेक्टर जो होती है, वेक्टर का फ्लैंकिंग रीजन ऐसा मिले हमें कि हम लोग ऐसा मिले कि ये जो हमने ऊपर बनाया है इसको ध्यान से समझो। मैंने कहा कि इस तरह से मैंने बनाया कि डीएनए को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से ऐड होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे एक, इधर एक, हमें कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि हम इन दोनों एंजाइम से जब कट करे हैं तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है एंजाइम क्लीवेज। तो हम पहले थोड़ा किसकी बात कर लेते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं इस कंडीशन की। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करेंगे, मतलब कट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, करेक्ट। तो अगर ये कट यहाँ पे लगेगा तो आपके पास जो आपके पास अगर हम ये कहें कि ये डीएनए है, ठीक, तो आपका जो डीएनए है वो कुछ इस तरह से जाएगा, जी, और एक जाएगा आपका यहाँ से C, C,
TAG, ये हो गया आपका DNA। इस कंडीशन में अगर हम इसमें कट लगाते हैं T पे, तो आपका T ऐसे कट लगेगा, करेक्ट। तो ये आपका आएगा AGATC, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट लग गया था, ये चला गया और ये बचेगा सिर्फ T। अगर आप इन दोनों को ध्यान से अगर आप इसको फ्यूज कराते हो, मतलब मान लो कि आप घुमा के भी लाते हो और अगर आप फ्यूज कराते हो, तो क्या ये फ्यूज हो सकेगा? चलो एक चीज और हम करते हैं, इधर मतलब चलो, मतलब हमें क्या, हमारे दिमाग में क्या बात है कि इस कंडीशन में क्या ये फ्यूज होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या एक दूसरे के? अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या चाहिए, हमें इस सी की जगह एक G चाहिए, ठीक, T की जगह हमें A चाहिए, A की जगह हमें T चाहिए और C चाहिए, करेक्ट। यही तो हमें चाहिए। तो क्या हमें चाहिए? GATC, वो भी कट के बाद। कट के बाद हमें शुरू होना चाहिए GATC। अगर हम कट के बाद देखेंगे तो कहाँ पे यहाँ पे GATC है, बट इससे पहले है यहाँ पे एक A एक्स्ट्रा आ रहा है। A यहाँ पे आप नहीं घुसेड़ सकते हो ना, तो मतलब ये तो आपका होने से रहा। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने कट लगा दिया आपके पास जो आया वो आया GATC, तो GATC आगे आपका यहाँ पे जो है A है, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे आपका A होगा, इसलिए आपका यहाँ पे T आया है। तो इस तरह से आपका ये बाइंड होगा, ठीक है। मतलब ये मैंने सिंगल बनाया, बट आपको यहाँ पे दो दिखेगा, एक इधर भी दिखेगा, ठीक, और एक इधर कटेगा, ये इस तरह से आपका ऐड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्यों बी होगा वो मैंने आपको बताया। आपने एक कट यहाँ पे लगाया, उसके बाद आपने इसको अलग किया, अलग करने के बाद आपने यहाँ पे डिराइव कर लिया। कट लगाने के बाद आपका GATC होनी चाहिए, तो आपने कट लगाने के बाद देखा GATC इस कंडीशन में, इस कंडीशन में है, बट यहाँ पे ये वाला फॉलो नहीं हो रहा, तो आप बी के साथ जाओगे, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट फॉलो हो रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं 50, डेफिनेटली हम फिर सिंगल वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे, बिकॉज हम आपका टाइम, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ अपने रिसर्च से निकाल के, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।